एप्लीकेशन पार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने किया था साइनो का प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ना बेटा इसका होता है कॉमन नेम, ओके। अदरवाइज IUPAC is a haloalkane. Reaction of alkyl halide with the KCN। KCN को क्या पढ़ोगे? पोटाशियम साइनाइड पढ़ोगे ना। तो एल्काइल हैलाइड का पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन, तो दिस इज RCH2 और Br। ठीक है, मैंने कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया, R की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते थे। उसको आपने KCN के साथ रिएक्ट किया। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो KCN के साथ रिएक्ट करोगे, चलो अभी मैं इस पे डॉट्स नहीं लगाती हूँ, लेट मी राइट डाउन द स्ट्रक्चर कंप्लीटली। तो KCN के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका पता क्या प्रोडक्ट बनेगा? RCH2CN प्लस KBr। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बाकी तो इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि इस रिएक्शन में से बाहर क्या गया है बेटे? Br नेगेटिव गया। और अटैक किसने किया है? CN CN। नेगेटिव ने किया है ना, साइनाइड ने अटैक किया है। तो अब मुद्दा ये है कि ऐसे बैठे बिठाए तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि ये SN1 से अटैक हुआ है या SN2 से अटैक हुआ है? किसी बच्चे को कुछ आइडिया है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि कैसे पता लगता है कि वेदर इट इज SN1 और SN2? मैम स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूक्लियोफाइल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जिस भी बच्चे ने आंसर दिया, उज्जवल ने दिया ना, वेरी गुड। क्योंकि इस रिएक्शन में था CN नेगेटिव, और CN नेगेटिव था स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ पे मैं एक स्टार्ट पॉइंट लिख रही हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जहां भी तुम्हारे पास बेसिक कंडीशंस आए ना, बेसिक कंडीशंस लिख लो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिख लो, अब तुम्हारे अपनी नॉलेज की बात है, जिसको जितना पता है उस हिसाब से कर लेना। कई बच्चे इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कोई बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन तो है ही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस में और न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलते, पर इस पॉइंट पे डिफरेंस नहीं रहेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेसिक कंडीशन जब आपको नजर आएंगी तो हमेशा से आपका रिएक्शन SN2 होगा। और SN2 रिएक्शन में जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा ना, वो तो तुम सब जानते हो। तो SN2 रिएक्शन में जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा, तो दैट इज बेसिकली द 0 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री। किसकी बात हो रही है? एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है। तो पहला तो इसलिए ये पता लगा कि ये SN2 मैकेनिज्म से हुआ। अब दूसरी एक बात और है कि अगर तो आपने इस रिएक्शन को KCN के साथ परफॉर्म किया तो ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट दिस एग्जाम्पल इन some alkane manner, CH3CH2Br प्लस KCN। तो जब इसको रिएक्ट करते हो तो ये बन जाएगा CH3CH2CN प्लस KBr। ठीक है, तो क्या बना ये? देखो, इसके दो तरह से नाम लिख सकते हो। पहला नाम तो इसमें लिख सकते हो इथाइल साइनाइड। ठीक है, इथाइल साइनाइड का मतलब है साइनाइड को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा नाम इसका लिख सकते हो प्रोपेन नाइट्राइल। The second name is a propane nitrile। तो प्रोपेन नाइट्राइल या इथाइल साइनाइड, इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो आपका इथाइल साइनाइड है या प्रोपेन नाइट्राइल है, इसका क्या कुछ और भी बन सकता था? है ना। देखो, जब तो तुमने साइनाइड इंट्रोड्यूस करना है तो तुम C को इसके अलग काउंट कर रहे हो, तो ये इथाइल आएगा। और जब ये एक्चुअली में IUPAC है, IUPAC में तुम इसे क्या काउंट करते हो? IUPAC में तुम इसे नाइट्राइल काउंट करते हो, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल होगा। ठीक है जी। अब देखो और क्या हो सकता था। अगर सेम रिएक्शन में मैं ले लेती CH3CH2Br और प्लस KCN की जगह हम ले लेते AgCN, तो मेरे पास ना रिएक्शन कुछ और होता। CH3CH2NC आता मेरे पास, और यहाँ पे आ जाता है AgBr। अब क्या नाम है इसका? अब इसका नाम है इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब क्योंकि ये तो चेन में नहीं आया ना, N से जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC में नेम भी इथाइल से ही होगा। ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड या इथेन आइसोनाइट्राइल। इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। अब ये क्या हो गया भाई? ये उल्टा कैसे हो गया? नाइट्रोजन के थ्रू क्यों जुड़ गया? उसके पीछे रीजन क्या है? देखो कि जो आपका CN नेगेटिव है ना, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो। CN नेगेटिव कैसा होगा?
सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स आर हेयर and 2 electrons are here, 3 और 2 5 and 3 4 5, तो this is a negative over here, 5 है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा 3 2 5। ठीक है, तो ये जो सी एन नेगेटिव बन गया ना, इसे बोलते हैं कि दिस इज अ एम्बीडेंटेट लीगेंड। दिस इज अ एम्बीडेंटेट लीगेंड। एम्बीडेंटेट लीगेंड क्या होता है? पहली बात तो ये बात याद रखेंगे, लीगेंड क्या होता है? लीगेंड का मतलब तुम डोनर बोल दो, ठीक है ना, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ना समझ में आ रहा तो तुम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मोनोडेंटेट लीगेंड, तो जो आपका एम्बीडेंटेट लीगेंड है वो पहली बात तो मोनोडेंटेट लीगेंड होता है, मतलब दो साइड से ज्वाइन नहीं होता है, एक साइड से ज्वाइन होता है। विच हैज लॉन पेयर अवेलेबल ऑन द, तुम यहाँ पे लीगेंड की जगह पे भी न्यूक्लियोफाइल ही लिख लो, तुम्हें ज्यादा नोइंग लगेगा क्योंकि तुमने अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं ना पढ़ी है, तो लीगेंड वर्ड से फेमिलियर नहीं हो। तुम एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल लिखो, न्यूक्लियोफाइल तो याद रखोगे ना? ठीक है, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, विच हैज अ लोन पेयर अवेलेबल ऑन 2 डोनर एटम, जिसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल कहाँ रहते हैं? 2 डोनर एटम्स के ऊपर अवेलेबल रहते हैं, बट एट वन टाइम दे कैन coordinate through one atom only, coordinate through वन एटम ओनली, एक टाइम पे एक साइड से ही ज्वाइन होता है पर दो पे अवेलेबल रहते हैं। ये देखो, आपको लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी दिखाई दे रहे हैं, लोन पेयर आपके कार्बन पे भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये एम्बीडेंटेट है। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम्बीडेंटेट कौन कौन से हैं, तो एम्बीडेंटेट की एग्जाम्पल है सी एन नेगेटिव सबसे पहली। अब दूसरी बात है एजीसीएन और केसीएन में क्या डिफरेंस था? तो जब आपने रिएक्शन केसीएन में किया तो केसीएन आयोनिक था, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका ज्वाइनिंग होता है कार्बन से, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसका कार्बन और इसका कार्बन, ये कार्बन स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन के थ्रू ज्वाइन नहीं होता। और जो आपका एजीसीएन है उसकी नेचर ही अलग है। एजीसीएन की नेचर क्या है? कोवेलेंट है। ठीक है, एजीसीएन की नेचर कोवेलेंट है, तो अगर इसकी नेचर कोवेलेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें लॉन पेयर सिर्फ अवेलेबल कहाँ पे हैं? नाइट्रोजन पे हैं। ठीक है, और इस साइड से तो ये टूट ही नहीं सकता ना, बीच में कोई वो तो है नहीं है, इसके आयनिक इंट्रैक्शंस तो है नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ओवरलैपिंग है, तो ये पीछे से ही अटैक कर सकता है, कोवेलेंट है, सो ओनली कैन ओनली अटैक थ्रू नाइट्रोजन। समझ में आ रही है मेरी बात? वो बेटा सी एन नेगेटिव में टोटल पे नेगेटिव है, मतलब ये ऐसा निकल के आएगा बाहर, सी एन नेगेटिव टोटल पे नेगेटिव है, तो किसी साइड से भी ज्वाइन करवा लो, चाहे सी से चाहे एन से, पर सी सी स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साइड से ज्वाइन हो सकता है, फिर बाद में एजी बाहर टूटेगा, यहाँ पे तो बीच में से बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता। दैट्स वाई पहले में प्रोडक्ट साइनाइड आता है, सेकंड में आइसोसाइनाइड। ऐसा ही एक और रिएक्शन है, जैसे आपने रिएक्शन किया, मान लो CH3CH2Br, अब तो तुम्हें पता लग चुका है कि ये रिएक्शन आपके SN2 रिएक्शंस हैं, इसलिए कभी भी यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल नहीं लेना है या टर्शरी सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं लेना है। तो ये आपने ले लिया और इसके साथ आपने रिएक्शन कर दिया KNO2 का। अब KNO2 देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आयनिक है, तो ये O से जुड़ेगा क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है ना, पिछले वाला ही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बनाएगा ऐसे, तो जब O से जुड़ता है ना तो इसका नाम होता है इथेन नाइट्राइट, नाइट्राइट। और बाकी क्या बाहर निकल गया? बाकी बाहर निकल गया KBr। अब उसके बाद CH3CH2Br, इसकी जगह पे आप KNO2 की जगह पे AgNO2 लिख दो। ठीक है, अब AgNO2 की नेचर क्या है? कोवलेंट कोवेलेंट। है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन से तो जुड़ा नहीं है, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू ही अवेलेबल होते हैं। CH3CH2, तो यहाँ पे NO2 बनता है और साथ में AgBr आता है, तो ये आपका बन गया नाइट्रोइथेन। दिस इज कॉल्ड एज अ नाइट्रोइथेन। तो नाइट्रोइथेन हो गया इसका एक, और इसका AgBr हो गया।
तो ये इसके प्रोडक्ट हो गए दोनों। और KNO2 नेगेटिव भी यहाँ पे कैसा लिगेंड है, ये न्यूक्लियोफाइल बोलना, सॉरी, तो एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो पेपर में ना ये जैसे 12th के फाइनल पेपर में भी आता है ये क्वेश्चन, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एक तो इसमें ये बात समझने वाली थी। दूसरा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, मैंने इसको लिख दिया। दैट टेस्ट इज कॉल्ड एज अ लुकास टेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस लुकास टेस्ट, किसके लिए इसको यूज करते हैं पहले, और ये इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझ लो। लुकास टेस्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री, वैसे ही अगले चैप्टर में भी आएगा क्योंकि अल्कोहल चैप्टर है ना, तो मैं उस चैप्टर से पहले, मैंने पहले भी बताया, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराऊंगी, थोड़ा सा फिजिकल करके आपको टाइम मिल जाएगा ऑर्गेनिक के लिए। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड द टर्शरी अल्कोहल्स। और ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। दिस इज रिलेटेड टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये रिएक्शन लेते हो, आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है ना, एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ दिस। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपने डाल दिया, यू कैन से, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको और लेके जाएंगे, पहले बनाते हैं फिर करते हैं। अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करना है ना, तो ये आ गया तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है जी, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल में आपने डाल लिया HX। HX को बोलते हैं बेटा हैलोजन एसिड। क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड बोलते हैं। तो जब हैलोजन एसिड इसमें डालते हैं तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, और रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, C के साथ 3 CH3 लग जाएंगे, और देखो H और OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे X लग जाएगा प्लस H2O। पर मैकेनिज्म तो किसी ने नहीं देखा, आपको तो पता नहीं कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं इसके, आपको पता ही है डाउनवर्ड एरो का मतलब प्रेसिपिटेट है। PPT फॉर्म हो जाते हैं, और अगर क्लोरीन वगैरह कुछ ले लो तो इसमें टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी वर्ड याद रहा तो बहुत ठीक है, अदरवाइज क्लाउडीनेस लिख लेना। क्लाउडीनेस अपीयर एट वंस, एकदम से क्लाउडीनेस आ जाती है। तो अगर एकदम से क्लाउडीनेस आ जाती है ना, तो इसका मतलब है ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो कोई मुझे बता सकता है ये एकदम से कैसे हो गया रिएक्शन, बेसिक इसका आपको आता है, क्योंकि इससे क्या बना होगा, इससे बना होगा 3 डिग्री अल्काइल कार्बोकटायन। और ये जो 3 डिग्री कार्बोकटायन है ये क्या होता है, Stable. हाँ मोस्ट स्टेबल होता है, तीनों में से मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये जल्दी बन गया होगा, तो ये जल्दी बन गया हो तो इसने किससे अटैक कर लिया होगा, इससे। तो इसलिए 3 डिग्री कार्बोकटायन से ये जल्दी रिएक्ट करता है। अब तुम मुझे सोच के बताना कि अगर यहाँ पे कार्बोकटायन की बात हो रही है तो ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हुआ होगा, SN1। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना तुम्हें ढूंढना पड़ता है कि रिएक्शन किस पाथवे से गया होगा। तो एग्जामिनर यही पूछता है, होता बेसिक वही है जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है। ठीक है, अब आप देख लो 2 डिग्री में क्या होगा, जैसे कि C के साथ CH3H और हमने लगा दिया OH, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल पे भी मैंने हेलोजन एसिड डाला है, HX, CH3H X और H2O। तो ये अभी भी क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, तो ये अभी भी प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, पर यहाँ पे पता क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लाउडीनेस ना उसी टाइम पे नहीं आ रही, क्लाउडीनेस अपीयर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। क्लाउडीनेस लिख लो, PPT लिख लो, टर्बिडिटी लिख लो, जो तुम्हारा मन है, जो तुम्हें याद रहता है, और एग्जामिनर जो पूछे वो भी समझ आना चाहिए। क्लाउडीनेस अपीयर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। और उसके पीछे कारण क्या है भाई, अगर 5-10 मिनट बाद आती है तो तुम पेपर में बोल दोगे कि सेकेंडरी अल्कोहल है ना। Yes. उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे क्या बनता होगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन।
और 2 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है कंपैरेटिवली? लेस स्टेबल फ्रॉम टेंशन। ये वाला थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है। अब आ जाओ प्राइमरी पे। ठीक है, आपको मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। एच 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 और एच एक्स तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH2Cl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी टर्बिडिटी है दैट अपीयर ओनली आफ्टर हीटिंग, ओनली आफ्टर हीटिंग। सिर्फ हीट करने से टर्बिडिटी आती है, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे आती ही नहीं है। ठीक है, और उसके पीछे कारण क्या है कि CH3 CH2 प्लस जो है वो कंपैरेटिवली लीस्ट स्टेबल है। तो इस तरीके से जो लुकास टेस्ट का बेस है वो SN1 रिएक्शन है, और जो जो ये डिस्टिंग्विश होती है वो इस हिसाब से है। अब जैसे ना किसी बच्चे को पेपर में क्वेश्चन आया, स्कूल में डाला गया क्वेश्चन ये कि इसमें तुम्हें ऑब्जर्वेशन क्या आया, वो बच्चा लिख के आया कि ये बना। अरे भाई ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा है, ऑब्जर्वेशन ये है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है तुम्हें क्या दिखा। अब व्हाइट कलर में तुम्हें थोड़ा पता बोलेगा वो कि मैं CH3 हूँ, मैं CH2 हूँ, मैं ये हूँ। तो ये नहीं लिखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इतना, तो मतलब कॉमनली आपको चाहिए ही ना। यस और नो? यस मैम। ठीक है जी, तो आपको ऑब्जर्वेशन में ये कहानी लिखनी होती है कि आपकी आंखों ने क्या देखा। ठीक है बेटा, और वहां पे क्या लिखना होता है? केमिकल रिएक्शन अगर कोई पूछता है तो केमिकल रिएक्शन में आपने ये देखना होता है कि क्या बना है। तो ये है लुकास टेस्ट। तो इसके साथ मैंने आपको जो SN1 और SN2 के बारे में बताना था दैट वी हैव डन विद। मैकेनिज्म हमने कर लिया है। कायरलिटी थोड़ा सा आपको किसी दिन जब आपका वो होगा ना चैप्टर का लेआउट या कुछ ऐसे तुम प्रिपेयर कर लोगे थोड़ा सा, फिर उसमें कराऊंगी। फटाफट से मैं तुम्हें बता देती हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन एंड कंपैरिजन ऑफ reactivity of haloalkanes and haloarenes toward nucleophilic substitution reaction। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो दोनों में ही सेम होगा। आपके एल्काइल हैलाइड में जल्दी होगा या एराइल हैलाइड में जल्दी होगा? ये एराइल हैलाइड है, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया। कैसे बना? इसमें से H और X बाहर निकल गया। ठीक है, आप X नेगेटिव बाहर निकाल दो, सिर्फ H नहीं निकला क्योंकि मैंने H न्यूक्लियोफाइल के साथ नहीं लिया। ये हुआ। और सेम रिएक्शन आपने अल्काइल हैलाइड के साथ किया, रिएक्शन तो सेम है पर कॉपी पे लिखने में सेम है ना। होता है या नहीं होता है वो सच्चाई जाननी है। तो इसका आंसर क्या है कि एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, मोरओवर लीस्ट रिएक्टिव है। एराइल हैलाइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, less reactive toward the nucleophilic substitution reaction than the क्या alkyl halide। and what is the reason behind that, है ना? इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा होने के पीछे क्या रीजन है। पहला रीजन, अगर आप कंपेयर करो मैम प्रीवियस लाइन। मैम डन। अगर आप कंपेयर करो, एक साइड पे आपके पास एराइल हैलाइड है और एक साइड पे आपके पास एल्काइल हैलाइड है, तो जो एराइल हैलाइड होता है उसमें ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2,
और जो एल्काइल हैलाइड होता है उसमें इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, अब जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो आपके पास परसेंटेज एस करेक्टर कितना आता है, परसेंटेज एस करेक्टर आता है 33%, है ना, पता है ना, 1/3 × 3 × 100। और इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना आता है, 25%। और परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब है द कार्बन एटम ऑफ haloarenes is more electronegative, haloarenes is more electronegative। ये haloarenes में more electronegative कार्बन एटम। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बताओ एक्स नेगेटिव जा पाएगा, जो तुम पीछे काम करके आए हो, तुम ऐसे भगा के आए हो, इसे भगा के आए हो ना एक्स नेगेटिव, ठीक है ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो it will not allow the halogen atom of CX bond, ये जो sp2 वाला कार्बन है, to withdraw the electron, ये उसे इलेक्ट्रॉन खींचने ही नहीं देगा। ठीक है, इसलिए ये पहले ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये होगा मोर रिएक्टिव। ये तो है पहला रीजन, जिसको बोलते हैं, किसके बेस पे आपने चेक किया, Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे चेक किया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेंस। रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन के बेस पे क्या होगा, ये है ना, ये रेजोनेंस है। इसके बेस पे क्या होगा, देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इसमें रेजोनेंस होगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और Cl में 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव, और ऐसे, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे। और लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो रेजोनेंस के कारण स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर आपकी स्ट्रक्चर पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है C एंड Cl एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या आसान है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। So it is difficult to cleave the electron bond, sorry, so it is difficult to cleave the bond। ठीक है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। चलिए, अब यहाँ पे नो रेजोनेंस इन रेजोनेंस इन द एल्काइल हैलाइड, तो ये सेकेंड रीजन हो गया। तो इसके कारण भी ये कम रिएक्टिव है। तीसरा रीजन, तीसरा रीजन आप दे सकते हो रिपल्शंस।
अब ये देखो कि इस पे है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई के इलेक्ट्रॉन काफी हैं, तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को जब यहाँ पे आना है ना, तो उसे इस रिंग से रिपल्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप लिख लो ड्यू टू द रिपल्शंस बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल and pi electrons of the benzene, the rate of nucleophilic substitution decreases. ठीक है, डी वाला ये है कि कभी भी ये स्टेबल ही नहीं था। मतलब अगर आप इसको फिनाइल कार्बोकटायन बनाते हो ना, तो वो कभी स्टेबल नहीं बनता, जबकि एल्काइल वाला स्टेबल बन जाता है। दिस इज फिनाइल कार्बोकटायन। आप यही चाह रहे हो ना कि इसमें से ये बाहर चला जाए। फिनाइल कार्बोकटायन इज लीस्ट स्टेबल, जबकि उसमें तो तुम पढ़ के आए हो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एल्काइल वाला, जबकि यहाँ पे ऐसा करोगे तो ये तो स्टेबल बन जाता है, ये नहीं बनेगा कोई और बन जाएगा, तो ये कंपैरेटिवली स्टेबल होता है। तो इन सब की वजह से ड्यू टू द 4 रीजंस या ड्यू टू दीज रीजंस कह सकते हो, दीज रीजंस एराइल हैलाइड्स मैम प्रीवियस स्लाइड। मैम डन। due to these reasons the aryl halides are less reactive than the alkyl halides toward so due to these reasons the aryl halides are less reactive than the alkyl halide toward the nucleophilic substitution, इसलिए इसमें nucleophilic substitution कम होता है इन कंपैरिजन टू द एल्काइल हैलाइड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या कभी भी तुम्हें पूछे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कहाँ पे ज्यादा, तो आप आराम से लिख सकते हो कि एल्काइल हैलाइड्स में ज्यादा होता है। चलो जी, अब करके देख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द हेलोएरीन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द हेलोएरीन्स। अब आप रिएक्शन देखो, एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमने इसमें NaOH ऐड किया, रिएक्शन कंडीशन है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पे जब रिएक्शन करोगे तो आपके पास आ जाएगा OH, पर ये आसानी से नहीं आया। 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर कभी आप लैब में क्रिएट नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। आगे जाके पढ़ोगे अगले चैप्टर में, इसको डाउस प्रोसेस कहते हैं, इसका मैकेनिज्म भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर। तो ये बना तुम्हारा फिनॉल। किससे बना तुम्हारा फिनॉल? तुम्हारा फिनॉल बना क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, इससे बना फिनॉल।
और बहुत हाई टेम्परेचर लगा। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक Cl है, इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें। मतलब ऐसा ग्रुप लगा दो जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है -Mn-I। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपका उस हिसाब से ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ जाएगा। तो आप देखोगे कि बिना NO2 लगाए 623 पे टेम्परेचर हो रहा था सेट, और अगर आपने एक NO2 लगा लिया तो 443 केल्विन पे, और एसिडिक कंडीशन भी इसमें रिक्वायर्ड होती है, और एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन होगा। तो जब 443 केल्विन पे एसिडिक कंडीशंस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे आपका बनेगा वही OH और NO2। तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 4 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद देखो, अगर हमने एक की जगह 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे OH है, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, और इसमें हमने NaOH लगा दिया जो कि ऐड करना ही है हमें। देन यू विल बी सरप्राइज कि जो पहले 630 पे हो रहा था ना, वो 368 केल्विन पे हो गया, और H+ की प्रेजेंस में ये बड़े आराम से सब्स्टिट्यूट हो गया। आपका Cl लगाना है ना, पहले तो Cl को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमने से। ठीक है, और यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है। ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी। अब जब आप इसको 3 टाइम्स लगा दोगे फिर तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हल्का गर्म करने पे भी हो जाता है। ठीक है, यार वार्म कंडीशंस में भी हो जाता है, मतलब हल्का सा। तो देखो कितना इफेक्ट पड़ता है नाइट्रो लगाने से। यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में ऐसे पूछा जाता है कि क्या इंसर्ट करें कि रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो जब इसको NaOH के साथ रूम टेम्परेचर पे वार्म भी करोगे ना, NaOH भी डालने की जरूरत नहीं है, ये काम तो पानी भी कर देता है, तब भी ये रिएक्शन आपका हो जाएगा आराम से। और जब ये बन जाता है ना, इसका एक स्पेशल नाम है। तो दिस इज 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और जो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपका रूम टेम्परेचर पे ही बना है, उसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें कैसे हो। तो बाकी सारे जितने सारे रिएक्शन तुम लोगों ने उसमें किए हैं ना हेलो एल्केन में, वो सारे यहाँ पे नहीं करने हैं क्योंकि ये सब नहीं देते हैं। पहले ही मैंने बोल दिया कि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है इन कंपैरिजन टू द अदर्स। ठीक है, इसलिए हम इसको नहीं करते हैं। मैम डन। ओके जी। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट है सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ haloarenes, electrophilic substitution reactions of haloarine। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स का क्या मतलब है। अब क्या होता है ना कि बेंजीन रिंग की ही बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। मैंने इसकी स्ट्रक्चर आपको पीछे बना के दिखाई थी। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया था, याद है। Cl के केस में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाई थी, याद है कि भूल गए। ठीक है, तो मैं Yes, ma'am. डायरेक्टली लिखूंगी कि एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस gets negative charge
and electrophilic substitution is, the electrophilic substitution takes place, यहाँ पे फिर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल Electrophile. takes place at the ortho and para positions. अब इसको कैसे लिखते हैं या कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं Cl और द एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ना, तो एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहाँ कहाँ पे एक्टिवेट करता है, एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बड़े आराम से अटैक कर सकता है। देखो, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल है हैलोजनेशन। ठीक है, हैलोजनेशन रिएक्शन, हैलोजनेशन में क्या होगा, इसमें यहाँ पे हम डालते हैं एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड डाल दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लग जाएगा, तो एक तो पहले ही लगा हुआ है, एक ऑर्थो पे लग जाएगा और एक पैरा पे लग जाएगा। तो ये बन गया आपका 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, तो 1 2 3 4, तो दिस इज 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। अब इसमें से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, हमेशा पैरा में रिपल्शंस कम होती हैं, तो पैरा मेजर होता है और ये माइनर होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिन कंडीशंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए ऑर्थो पे दो ग्रुप्स में, तब आपके पास ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट आता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में ऑर्थो के कंपैरिजन में पैरा ही मेजर प्रोडक्ट होता है। चलिए आगे, सेकेंड टाइप का रिएक्शन है नाइट्रेशन। हम नाइट्रेशन में देखो क्या होता है, अगर आप अपने क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो, तो इसमें से नाइट्रो ग्रुप बाहर आ जाता है। इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, देखो सब में से ये इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जाएगा, H+, तो माइनस ऑफ H+ होगा और ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। हर किसी में बस इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए कौन सा अटैक करेगा, फिर हो जाएगा। तो ये बनेगा एक प्रोडक्ट, दूसरा पैरा पे लग, अब इसका नाम क्या है, ये इसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, इसको नाइट्रोगिनो, तो ये 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, और ये हो गया आपका 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये सेकेंड रिएक्शन हो गया। थर्ड रिएक्शन इज द सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन क्या है? देखो, सल्फोनिक एसिड के एडिशन को, यानी कि सल्फोनिक ग्रुप के एडिशन को और सल्फ्यूरिक एसिड के को ऐड करने को बोलते हैं सल्फोनेशन। बाकी होता है ये सब्स्टिट्यूशन ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl लगाया और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट किया। तो जब हीट करते हैं तो यहाँ से फिर H प्लस जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव बाहर जाएगा, तो बाकी बचेगा SO3H पॉजिटिव में, तो इसी का अटैक होगा। ये तो पानी बन जाएंगे ना दोनों, -H2O हो जाएगा। जब भी ना समझ आए तो बस इतना कर लिया करो, बेंजीन से H प्लस जाएगा, जो गिवन थिंग है उसमें से OH माइनस करके बाकी जो बचा है उसको इलेक्ट्रोफाइल बना दिया करो। तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा सल्फोनिक SO3H। यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H। तो इसका क्या नाम होगा? दिस इज 1 और ये इसके कंपैरिजन में 2, तो दिस इज 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, और इसका क्या नाम बन जाएगा? 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये सल्फोनेशन हो गया। इसी तरीके से दो इसके रिएक्शंस हैं, वेरी वेरी फेमस रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इसको बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, और जो आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट को FC लिखते हैं, उसमें दो आ गए। एक तो आ गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है उसमें क्या होता है, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। मतलब ये लग गया Cl प्लस CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कुछ ऐसे होगा। तो दिस इज अ Cl and this is a CH3, so this is 1 chloro 2 methyl benzene, this is a minor plus दूसरा क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ पे भी CH3, तो ये आ जाएगा 1 क्लोरो 4 पे मिथाइल बेंजीन। रिएक्शन बहुत आसान था। रिएक्शन में हमने क्या किया, ऑर्थो पोजीशन से H प्लस निकाला, इसकी जगह पे ये H प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे लगाया, CH3 प्लस, ठीक है ना, और HCl बाहर चला गया। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सारे चैप्टर्स में आएगा, सेम रिएक्शन रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेंजीन रिंग की है और बेंजीन रिंग सभी में है। और इसका सेकेंड पार्ट है एसाइलेशन। द सेकेंड पार्ट इज अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो रिगार्डिंग द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो पहले हम क्लोरोबेंजीन लेंगे CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और इसमें क्या आ गया आपका, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। करोगे क्या, ये H प्लस यहाँ से बाहर जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर जाएगा, और ये प्लस फिर से अटैक करेगा। तो H और Cl बाहर, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट। So this is a Cl and this is a COCH3.
ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसके कंपैरिजन में ये 2 पे है, दिस इज अ 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन इतनी चीज को बोलते हैं, और इसके कंपैरिजन में ये 4 पे है, 4-क्लोरो एसिटोफिनॉन। और ये जो ग्रुप है ना तुमने लगाया ये वाला, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज अ एसिटाइल ग्रुप। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें एक रिएक्शन आता है, लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद द मेटल्स। रिएक्शन विद द मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होता है। देखो, अगर आपके पास, ये थोड़ा सा 11th वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज होता है, अगर आपके पास एराइल हैलाइड है, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे तुमने 11th में पढ़ा होगा पेपर के अंदर, फिर आपको याद आ जाएगा। वुड्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है ना सबने, तो वो Yes, ma'am. रिएक्शन के जैसा ही है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एराइल हैलाइड है, 2 मोल तुमने सोडियम के इसमें डाले और एल्काइल हैलाइड साथ में ले लिया, तो यहां से ये बाहर चला जाएगा, तो ये 2Na और X विल बी आउट, तो ये बन जाएगा आपका SAR, यानी कि ये होता है रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, RCH3 होगा, टोलुइन बन जाएगा, नहीं तो एल्थाइल बेंजीन बन जाएगा, तो बेसिकली ये एल्काइल बेंजीन बना तुम्हारा। अब बस इतना फर्क है कि जब वुड्स रिएक्शन करते थे दोनों जगह RX लेते थे, तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज अ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब आगे देखो सिंपल फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन और आसान है, इसमें दोनों साइड पे ही एराइल हैलाइड ले लो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na, और इसको X को बाहर निकाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये बन गया डाईफिनाइल, दिस इज कॉल्ड एज अ डाईफिनाइल। और इस रिएक्शन को फिटिंग बोलते हैं। देखो, वुड्स तब बोलते हैं जब दोनों RX हो, वुड्स फिटिंग तब बोलते हैं जब एक R और एक X हो, और आपका ये तब बोलते हैं फिटिंग जब दोनों ही ARX हो। ठीक है, तो ये है आपका मेन पोर्शन इसमें। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बस आपको और पढ़ाना है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। एराइल हैलाइड की प्रिपरेशन कर ली थी ना हमने, प्रिपरेशन तो सारी कंप्लीट थी ना हमारी। Yes. Yes, ma'am. अब जो, वैसे तो चैप्टर तो इतना ही है, अब जो हम पढ़ेंगे ना दैट इज अ पार्ट ऑफ द, उसको स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है उसमें। देखो, है ये इसी चैप्टर का पार्ट है, पर ये केमिस्ट्री की एक अलग टर्म है, स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं इसे। जो तुम्हारे पास इस चैप्टर में सिलेबस में है ना, उसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि कायरल कार्बन एटम कौन सा होता है। देखो, कायरल कार्बन एटम के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए तो बहुत सीधी सी बात है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात है कि कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप लगे हैं जैसे C, A, B, C, D, ये सब डिफरेंट होने चाहिए। A, B, C, D ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करने चाहिए, दे मस्ट बी डिफरेंट। तो ऐसे कार्बन को कायरल बोलते हैं। जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 लगा है, यहाँ पे एक H लगा है, एक OH लगा है, ये C2OH5 लगा है, तो इसको बोलते हैं ये कायरल कंपाउंड है। ठीक है, पहली बात। और जो कायरल कंपाउंड होते हैं ना वो हमेशा होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है द फिनोमिना ऑफ रोटेशन ऑफ path of plane polarized light when it pass through a solution of organic substance is called optical activity. The phenomena of the rotation of the path of the plane polarized light when it is passed through the solution of organic substance is called as optical activity. यानी कि मान लो मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ गया, ये वाला CH3H CH3 या C2H5 डिफरेंट करने हैं ना चारों ग्रुप, C2H5 और OH, और उसने पूछ लिया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। OA का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो ये कैसे देख के कैसे बताओगे, ऐसे तो पता नहीं है। तो आप क्या करते हो ना, इसका सॉल्यूशन बना लेते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। देयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जब इसका सॉल्यूशन बना लेते हो ना, द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी में से हम पास करते हैं। जैसे हो गया आपका ये सॉल्यूशन आ गया, ये कंपाउंड आ गया, इसमें से हमने लाइट को पास करा। कौन सी लाइट? जो सिंगल बीम वाली है, उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो अगर लाइट का पाथ राइट या लेफ्ट में रोटेट हो जाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। ठीक है, सीधी चली जाती है लाइट तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो ये फिनोमिना होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और हम इतना थोड़ा करके देखते हैं वहां पे, अब लैब में हमारे पास कौन सॉल्यूशन देगा, कहाँ से हम चेक करेंगे, दिस एंड दैट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है ना, उसके लिए वेरी वेरी इजी मेथड कि हमें पहले देख लेना होता है कि उसके चारों ग्रुप जो लगे हैं वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। तो अगर उसके साथ ऑल द ग्रुप्स डिफरेंट लगे हैं तो वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जैसे ये कंपाउंड था जो हमने पीछे लिया, इसका सॉल्यूशन बना के तो वैसे लैब में चेक करते हैं, पर देख के ही बता कैसे सकते हैं, देख के ऐसे बता सकते हैं कि इसके साथ 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड, है ना, जिसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी है, मतलब दिस इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पाथ ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, ये लाइट के पाथ को रोटेट करेगा। ठीक है, अब एक और बहुत छोटी सी पहचान होती है इसकी कि ये रोटेट करेगा या नहीं करेगा। इसकी ना मिरर इमेज ले लो। जब आप इसकी मिरर इमेज लिखोगे तो आपको देखोगे कि मिरर में ये वाला लेफ्ट राइट दिखेगा और ये यहाँ दिखेगा, ये तो यहाँ पे ही दिखेगा। तो ये वाला कंपाउंड है तुम्हारा, ये वाला कम उसका मिरर इमेज है। तो अगर आप इसको इसकी मिरर इमेज के ऊपर उठा के नहीं रख सकते तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। अब आप इसको उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकते, आप बोलोगे हम उल्टा कर देंगे, उल्टा नहीं कर सकते हो। टेट्राहेड्रल की समझ होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ऐसी स्ट्रक्चर होती है। मतलब टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड होते हैं ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ये होता है अबव द प्लेन ऑफ पेपर,
और ये होता है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, तो आपके दो ऊपर हैं, एक आगे है एक पीछे है, तो घुमाने पे चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर नहीं आ सकता, तो इसको बोलते हैं, ये बनाते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है ये। तो अगर आपका कोई भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो कायरल होगा। और कायरलिटी की वही पहचान है जो आपको बताइए। क्या पहचान बताइए आपको कायरलिटी की, बताओ। 4 ग्रुप डिफरेंट और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और एक छोटी सी चीज बस और है, और वो छोटी सी चीज हमने इसी रिएक्शन के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर आपके पास बेस या जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, इफ द बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल इज बल्की, ठीक है, देन द reaction will undergo elimination rather than substitution, elimination rather than substitution। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, फिर एलिमिनेशन होता है rather than substitution। तो सब्स्टिट्यूशन की जगह पे फिर एलिमिनेशन हो जाएगा। कैसे, देखो, ये मेरे पास 3 डिग्री था, चलो 2 डिग्री ले लेते हैं। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री। पता मैंने 2 डिग्री क्यों लिया, 1 डिग्री में लिखती तो तुम फटाफट से बोल देते कि मैडम ये SN2 करेगा, 3 डिग्री लिखती तुम फटाफट से बोल देते कि मैम ये SN1 करेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कंफ्यूजन 2 डिग्री पे ही आती है ना। तो 2 डिग्री वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ ना तुम्हें पेपर में ये इतना मोटा सा लिखा आ गया, ये इसको बोलते हैं टर्शरी टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, इसको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं। मतलब ये कैसा है, देखो ये इतना बड़ा है, C के साथ CH3 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 O नेगेटिव K प्लस। अब इतना बड़ा नेगेटिव थोड़ा ना लगा सकते हो हम यहाँ पे। तो इस वाले केस में पता क्या होता है, ये होता है बल्की। बल्की का मतलब मोटा ताजा, बल्की। तो जो बल्की होता है ना वो हमेशा बेस एक्ट करता है, नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास भारी आ जाए ना तो वो न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं होगा, वो बेस होगा। तो मैडम बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या फर्क है, बेस और न्यूक्लियोफाइल में ये फर्क है, होते तो दोनों ही नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है, पर बेस पकड़ता है प्रोटॉन को, H प्लस को, और न्यूक्लियोफाइल किसी भी पॉजिटिव चार्ज को। मतलब बेस का मतलब है सिर्फ उसे H प्लस चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कहता है चाहे H प्लस दे दो, H प्लस हो गया तो वो बेस बन गया, नहीं तो कोई कार्बन प्लस भी हो जाएगा तो वो रिएक्ट कर देगा उसमें। तो न्यूक्लियोफाइल को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज से मतलब है, और बेस को सिर्फ किससे मतलब है, H प्लस से। तो ये जो इतना बड़ा बेस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल पे जाएगा ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने, ये क्या चला जाएगा, इसके H पे चला जाएगा, और ये H यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के Br को बाहर निकाल देगा। तो आपका प्रोडक्ट कभी भी सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, आपका प्रोडक्ट होगा एलिमिनेशन। K के साथ Br निकल जाएगा और HOH H जो है वो इसके साथ लग जाएगा, मोटे के साथ। मतलब ये मोटा सारा जो ग्रुप था ना, इसने तुम्हारा H ले लिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा आ जाता है ग्रुप तो वो न्यूक्लियोफाइल कभी नहीं बिहेव करता, बल्कि ग्रुप है तो वो हमेशा क्या बिहेव करता है, बेस बिहेव करता है। Yes. बेस को सिर्फ किससे मतलब होता है, प्रोटॉन से, उसको कार्बन प्लस या किसी और प्लस से मतलब नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल को C प्लस से मतलब होता है। तो जो इतना बड़ा नेगेटिवली चार्ज आएगा उसे अल्फा बोलते हैं। इसे जिस कार्बन पे Br लगा है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। उसे बस उसका हाइड्रोजन चाहिए और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के Br बाहर निकाल देगा, तो इसका प्रोडक्ट आपके पास एल्कीन बनता है। तो जब भी आपके पास एल्कीन बने तो आप सोचो कि रिएक्शन कौन सा हुआ है यहाँ पे,
एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुआ है। तो इसके साथ चैप्टर आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंप्लीट है। देखो, क्लास की स्ट्रेंथ डिक्रीज होने का मतलब है आप मेरे पास तो चलो नहीं सुनोगे लेक्चर, पेपर में भी छोड़ के चले जाओगे, बताओ व्हाट यू आर हैविंग द ऑप्शन। तो इसलिए किसी चीज से भागना सॉल्यूशन नहीं होता है, ऑर्गेनिक से भागना सॉल्यूशन नहीं, यू हैव टू ट्राई इट टिल द एंड। अपने आप आएगा, प्रैक्टिस करके कैसे नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो स्टार्ट करूंगी वो मैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करूंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब मैं ये बोलूंगी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं आता। मैम इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में? ऐसा ऐसा कुछ नहीं मैं बोल सकती, नो कमेंट्स एट ऑल। अगर आप मेरे से नीट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो तो मैं ये बोलूंगी कि अगर ये चैप्टर नहीं आता तो पूरी ऑर्गेनिक ही नहीं आती आगे। मैं नीट के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ क्योंकि इसका ही यूज अल्कोहल में है, इन दोनों का यूज कार्बोनिल में है, इन तीनों का यूज एमीन में है। ईमानदार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे चैप्टर आपके सीक्वेंस में यूज होते हैं। जीओसी आता है तब सारी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, हाइड्रोकार्बन आता है तो हेलो एल्केन पे आओगे, हेलो एल्केन आता है तो अल्कोहल बनाओगे, अल्कोहल और हेलो एल्केन आते हैं तो कार्बोनिल बनाओगे। तो ये कनेक्टेड है। और अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो आपको अगले में दिक्कत होगी, तो मुझे ये स्टेप्स बार बार वहां पे बताने पड़ेंगे कि भाई ये बताया था ना, ये बताया था ना, ये बताया था ना, दिस इज अ थिंग। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, दीज आर द सम ऑफ द चैप्टर्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका हो गया, और ऑर्गेनिक के तो चैप्टर हैं ही हैं। काइनेटिक्स हो गया ना बड़ा चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस कट गया इस बार, उसके क्वेश्चन के भी कम चांसेस हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा आ गया कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड। तो कुछ जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना वो मैं ऑर्गेनिक के बीच बीच में लेती रहूंगी। उससे क्या होगा ना, एक तो आपको इसके लिए टाइम मिलता रहेगा, एक आपको साइड बाय साइड जो हाई स्कोरिंग वाले चैप्टर है वो प्रिपरेशन में आते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, एक बार मैं सारी स्लाइड्स दोबारा से दिखा देती हूँ, किसी को किसी स्लाइड से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं ना एक एक 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 30 सेकंड के लिए यहाँ पे स्टॉप करूंगी, ताकि आपका किसी का कुछ छूट गया लिखना या कुछ भी है, यू पीपल कैन गो थ्रू।
Yes, clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके बेटा, थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you बेटा.